और जो लोग भी इससे एसोसिएट नहीं रहे हैं इस सब्जेक्ट से, वो ये बात अपने मन में रख लें कि टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा समय लगेगा। दूसरी बात है कि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में जो डिफ़िकल्टी है, एक बात हम बता दें कि इसके जो अंग्रेजी वाले पक्ष हैं वो लगभग 60-65% तो है ही हैं। अगर उसमें हम एथिक्स जोड़ लें, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, कंटेम्परेरी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, इन सब चीज़ों को हम जोड़ लें तो लगभग, और फिर अप्लाइड जो फ़िलॉसफ़ी है, ये सब धर्म दर्शन में भी सारी इंग्लिश की बुक्स उपलब्ध हैं। तो इन सब पार्ट को आप एसोसिएट कर लें तो 60-65% के करीब तो इंग्लिश ही है। तो आप इंग्लिश में जो भी बुक्स आपको बताई गई हैं उनको निरंतर डेली वाइज टाइम टेबल बनाकर स्ट्रिक्ट सेंस में आप उनको दोहराते रहें, उनकी अवधारणाओं को पढ़ते रहें और उसके छोटे-छोटे नोट्स बनाते रहें कि जब कभी भी आपकी क्लासरूम इस पे होगी उन विषयों पे, तो आप उसके साथ एसोसिएट हो सकें। उसको आप अपना करते रहें। और रही बात जो ये 35-40% का हिस्सा बचता है जिसमें हिंदी और संस्कृत वाले शब्द और ये सारी क्लिष्टताएँ आ रही हैं, तो उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है। एक तो ये तरीका है जो अब हम फॉलो करेंगे कि स्पेसिफिक टर्म्स आप लोग को बता दिए जाएंगे और उनके भाव, अर्थ और अंग्रेजी में कौन से टर्म्स हो सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो वो सारी चीज़ें आपको पहले समझा दी जाएंगी। आप पेन और कागज़ पे उसको नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिए और फिर उसको सामने रखिए। जब भी वो लेक्चर्स चल रहे हों तो आपके सामने वो पन्ना हो, धीरे धीरे वो सारे टर्म्स आपको जो है ध्यान में आ जाने चाहिए, आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए कि वो सारी चीज़ें कौन से टर्म्स किस सेंस में प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे तो मेरे समझ से धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम है ये अपने साथ हट जाएगी। एक और पॉइंट आपको बता दें जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि जब आप इस विषय के साथ एसोसिएट होना शुरू करेंगे, खासकर इंडियन फिलॉसफी के साथ या किसी भी ऐसे विषय के साथ या किसी भी ऐसे विषय के पार्ट के साथ जिसके साथ आप रिलेटेड नहीं रहे हो पहले से, तो आप ये मान लीजिए कि आपको 3 से 4 रीडिंग करनी होगी किसी भी पुस्तक की। सामान्य पुस्तक की 3 से 4 रीडिंग करनी होगी किसी भी एग्ज़ाम से पहले। तो जो पहली रीडिंग आप करोगे, जब पहली बार आप पढ़ोगे उसको, तो आप बहुत ईज़ी वे में पढ़ो, बहुत ज़्यादा मस्तिष्क पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे साथ धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना, दोस्ती बढ़ाओ, फैमिलियर हो उस सब्जेक्ट के साथ, धीरे धीरे अपनी गहनता को बिल्डअप करो। तो आप एक नॉर्मल सी रीडिंग लोगे पहली बार जब सारी चीज़ें चल रही होंगी, जैसे क्लासरूम चल रहा है तो आप जाके उसको पढ़ लिए, अद्वैत दर्शन को पढ़ लिए। इसके अलावा एक आध चैप्टर जो है डेली थोड़ा सा रीडिंग मान लिए, जैसे सांख्य योग दर्शन का मान लिए, इसके बाद फिर चारवाक दर्शन पढ़ लिए, कभी इंडियन फिलॉसफी का जो स्टार्टिंग पार्ट है वैदिक औपनिषदिक, उसको एक रीडिंग लगा लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो बिल्कुल टेक इट ईजी वे में होगी, आराम से उसको आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे फैमिलियर होंगे। एक बार जब उसकी एक रीडिंग आप कर लोगे 15-20 दिन 25 दिन में, देन आप जब दूसरी रीडिंग करने चलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी पहले से, बहुत सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हो चुके होगे। तो सेकेंड राउंड थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप खोजना शुरू कर दोगे। आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस बैंक्स हैं जो आपको अलग अलग करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कंपाइल करके भी दे दिए जा रहे हैं, जैसे एक ही जगह अद्वैत दर्शन का सारा प्रश्न, एक ही जगह बौद्धिज़्म का सारा प्रश्न, तो वो कंपाइल करके जो प्रश्न मिल रहा है तो उस प्रारूप से भी जब गो थ्रू होंगे तो आप एसोसिएट कर पाएंगे कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 3-4 बातें आप लोग ये सब गार्ड बांध के रख लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि पहली चीज़ कि जब आपको कोई चीज़ लगे कि टफ़ है या आपको मुश्किल महसूस हो, तो आप ये जान लीजिए कि इसका एक ही संदेश है कि आपको अपनी मेहनत को बढ़ा देना है। इसका और कोई संदेश नहीं है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, इसका एक ही संदेश है कि जब आपको प्रतीत होने लगे कि ये चीज़ जो है हमसे आसानी से नहीं हो रही है, तो इसका एक ही सल्यूशन है कि आपको अपनी मेहनत को बढ़ा देना है, आपको अपने डेडिकेशन को, समर्पण को बढ़ा देना है, और कोई विकल्प नहीं है इसका। इसका मतलब है कि आप अपनी पंक्चुअलिटी को बढ़ा दीजिए। क्लासेस में
अब्सेंट रहने के चांसेस को घटा दीजिए, कम से कम कर दीजिए। आप खाने पीने में इस तरह का व्यवहार करिए कि आप कम से कम बीमार पड़ो, आपको कम से कम इलनेस हो, आप क्लासेस में रेगुलर रह पाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, मेडिटेशन करो, टाइम से एंट्री ले लो क्लासरूम में, क्योंकि जब भी हम क्लासरूम में स्टार्ट करते हैं तो पीछे वाली क्लास को हम एक बार समराइज़ करते हैं। तो जो लोग जब लेट एंट्री करेंगे तो वो समराइज़ करने वाला पार्ट उनसे स्किप हो जाएगा, और वो बीच में कहीं घुसेंगे तो उनको लगेगा जैसे बम्बारमेंट हो रहा है, उनको लगेगा जैसे उनके ऊपर जो है बौछार की जा रही है गोलियों की, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं कि वो मिड में क्लास में एंट्री ले रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट लेट कर दे रहे हैं, तो वो सारी जो बेस बनाया जाता है वो बेस उनका छूट जाता है। इसी प्रकार जब किसी अवधारणा को पीक पर ले जाके छोड़ा जाता है लास्ट तक, उसके पहले ही अगर आप एग्ज़िट कर जाओगे तो फिर आपका वो पूरी अवधारणा वहाँ रह जाएगी। तो ये बेसिक्स होते हैं, ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स, चाहे आप जितने भी बड़े पढ़ाकू हो, चाहे जितने भी जो भी हो, आपको बेसिक्स फॉलो करने ही होंगे। बेसिक्स सचिन तेंदुलकर को भी फॉलो करना पड़ता है, उससे ऊपर सचिन तेंदुलकर भी नहीं है, उसको बेसिक्स फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी बेसिक्स क्या होता है क्रिकेट में कि जब कोई गेंद पड़ती है, टप्पा खाती है, तो अपने फ्रंट फुट को, यानी जो पहला वाला पैर होता है, उसको गेंद की लाइन में लाना पड़ता है, और सर को हमेशा जो है इस तरीके से रखना पड़ता है कि आप गेंद को देख सको। ऐसा ना करो कि जो है गेंद आपके आंखों से ओझल हो जाए। तो ये बेसिक्स हैं, ये सचिन को भी फॉलो करना है। वो जिसको भगवान कहते हैं हम क्रिकेट का, उसको भी ये बेसिक्स फॉलो करने हैं। इसी तरह ये जो क्लासरूम में पढ़ने के तरीके होते हैं, ये बेसिक्स आपको फॉलो करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको चीज़ों को आपको अफर्म करना होगा कि हम टाइम से आ जाएं। और जो लोग भी हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, जो लोग अलग रह रहे हैं, उनके लिए ठीक है। मान लीजिए जो लोग घर में रह रहे हैं, उनको वो माहौल बनाना पड़ेगा, घर में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो घर में रह रहे हैं। लेकिन फिर उनको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमको टाइम से चीज़ों को करना है, टाइम से क्लास लेनी है, और वो सारी चीज़ों को हमको पूरा करना है तो करना है। वो फिर उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको ये महसूस होगा ना कि जब ये आप 2-3-4 महीने क्लास ले लोगे, अभी भी देखिए 13 मिनट बाद लोग आ रहे हैं, तो जब 13 मिनट बाद आप आएंगे क्लासरूम में और लेट आप एंट्री लोगे, तो आप सारी चीज़ों को तो पहले ही स्किप कर जा रहे हो। मान लीजिए आज अवधारणाएं हम नहीं बता रहे हैं, आज हम इन जनरल आपसे टॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई टॉपिक डील कर रहे होते तो 13-14-15 मिनट में तो हम काफ़ी कुछ कह गए होते। तो अब इसके बाद जो अचानक लोग एंट्री ले रहे हैं, तो फिर उनको क्या समझ में आएगा, वो कहाँ से क्या उठाएंगे। तो इसलिए आप याद ध्यान दीजिए कि जब पढ़ाने वाला 8 बजे आ जा रहा है, तो पढ़ने वाला क्यों नहीं आ रहा है भाई। पढ़ाने वाले से ज़्यादा आप अपने आप को व्यस्त समझ रहे हैं क्या। जब पढ़ाने वाला यहाँ उपस्थित है 8 बजे, आपकी एंट्री करा रहा है, तो आप कहाँ हो। आप किसी को वो नहीं कर रहे हो, आप अपने डेडिकेशन को दिखा रहे हो कि आप डेडिकेट नहीं हो। तो डेडिकेट नहीं होगे तो रिजल्ट्स वैसे ही फिर होने लगेंगे, फिर आप पछताओगे कि समय निकल गया, टाइम निकल गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपनी चीज़ों को देख लीजिए। सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग अपने डेडिकेशन को दे के टाइम से एंट्री लीजिए, टाइम से क्लासरूम जब समाप्त हो जाए तो एग्ज़िट करिए। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए ताकि क्लासेस में रेगुलरिटी रह सके। अपने टाइम टेबल, अपने आसपास के मित्र यार सबको इस तरह से रखिए कि कोई हस्तक्षेप पढ़ाई लिखाई में आपके न रहे, और इस टाइम को आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करें, ठीक है। क्योंकि आपको एक कहानी सुनाए, जब हम दिल्ली में पढ़ते थे तो एक कोचिंग में हमारे एक गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जो ये दोस्ती यारी और ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों में आप कोई चीज़ अफ़र्म करना नहीं सीखोगे तो फिर ज़िंदगी भर आपके संबंध हमेशा ख़राब हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ लिख रहे हो, एग्ज़ाम चल रहा है, कोई आ रहा है कि चलो यहाँ घूमा जाए, चलो आओ यार BHU का एक राउंड ले लिया जाए। आप उसको मना नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका बड़ा वो क्लोज़ फ्रेंड है, मना करेंगे तो आपका जो है संबंध उससे ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपका संबंध उससे तब ज़्यादा ख़राब होगा ना, जब आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तब आप उसको गाली दोगे मन ही मन, कहोगे कि जब हम पढ़ते थे तो ये आ जाता था और कहता था कि यहाँ घूमो, यहाँ चलो, यहाँ टहलो,
और तब आप ये सब सोच के कहोगे कि अब इससे हम अब जीवन में इससे बात नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कहते थे कि अपने संबंधों को बचाना है तो आप अपनी समझ को डेवलप करो। ऐसा ना हो कि कल को संबंध हमेशा के लिए आपके खत्म हो जाएं और समाप्त हो जाएं किसी से। इसलिए अपने ये सारी चीज़ों को आप अफर्म रखो, और जब तक ये सब छोटी छोटी बेसिक्स को आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप समझ लीजिए कि आप हमेशा परेशान रहोगे। और एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर दें और फिर एक दो बातें और ऐड करके आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों को अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्लासेस बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं, तो एक बात हम उनको बता देना चाहते हैं कि पहली चीज़ कि जिस तरह से जब कोई बच्चा आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहा होता है ना, तो जब पेपर सेट किया जाता है तो वो बच्चे से नहीं पूछा जाता कि बेटा तुम क्या पढ़े हो, हाँ आप क्या तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। हर एक चीज़ का अपना एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसलिए जब नीट या आप देखे होंगे आईआईटी की कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो किसी भी टॉपिक को हर एक एस्पेक्ट से देखता है। और जो टॉपर्स बनते हैं, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं या टॉपर्स कहते हैं या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं ना, किसी टॉपिक को गहनता में ही पढ़ते हैं। उनकी ये हैबिट होती है। अगर फिजिक्स का कोई एक पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स है या XYZ है या फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन को एक आम लड़का आम तरीके से पढ़ेगा। लेकिन एक जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा ना, वो इस फ्रिक्शन वाले टॉपिक को अनेक एंगल से देखने की कोशिश करेगा। वो गहनता में जाएगा, उसके हर एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेगा। तो आप, अगर आपको महसूस होता है कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो हमेशा से, आपके रैंक हमेशा से बढ़िया रहे हैं, टॉपर्स के रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट के साथ भी अप्रोच उसी तरीके से करो, टॉपर्स अप्रोच ही करो। आप हल्का फुल्का अप्रोच क्यों कर रहे हो? हल्का फुल्का अप्रोच आप क्या एकदम क्या आप लोग समझ रहे हो कि एकदम आप बिलो एवरेज हो क्या? आप बिलो एवरेज अपने आप को समझते हो कि बिलो एवरेज की तरह से सारी चीज़ें आप अप्रोच करोगे? किसी विषय को पढ़ने जाओगे तो बिलो एवरेज तरीके से पढ़ोगे? बस हो गया, इधर उधर काम चलाओ, इधर रट्टा मार लिए, उधर रट्टा मार लिए, इधर कर लिए, हो गया, ऐसे होगा? नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप, जैसे नीट होता है वैसे नेट भी तो होता है। तो नेट में भी जो हायर रैंक होते हैं, जिनको जेआरएफ मिलता है, या फिर आप किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो, उसमें 5-6 सीटें होती हैं, तो आपको टॉप मोस्ट में आना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको किसी विषय के साथ गहनता के साथ एसोसिएट होना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको इस विषय को पढ़ना है तो इस विषय के टॉपिक्स में जो आपके सिलेबस में लिखा है, आप कोशिश करोगे, कम से कम उतना तो जाओगे ही जितना हम ले जा रहे हैं आपको, जितना हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको ले जाना चाह रहे हैं। हर एक बिंदु जो तत्व मीमांसा में उल्लिखित है, ज्ञान मीमांसा में, नीति मीमांसा में जो भी व्याख्यायित है, उस तक तो आप जाओगे ही ना। उसके बाद तो फर्दर आप किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च करोगे तो आप हमसे ज़्यादा जानोगे। यहाँ जितने लोग भी रिसर्च स्कॉलर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, वो उस टॉपिक पे हमसे कहीं ज़्यादा जानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम फिलॉसफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें धारा प्रवाह तरीके से बोलने में सक्षम हैं, सभी लोग इसको अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चा किसी एक विषय पे, टॉपिक पे अगर रिसर्च कर रहा है, तो वो हमसे ज़्यादा ही जानेगा, क्योंकि वो उस विषय में शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, स्पेसिफिक उसकी पढ़ाई हो रही है। तो वो तो आप उसमें जाओगे ही जाओगे। लेकिन अभी जितना भी आपको सामान्य तरीके से बताया जा रहा है किसी भी चीज़ों में पढ़ने के लिए, चाहे वह कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में बताया गया, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी में, बौद्धिज़्म में बताया गया, चाहे अद्वैत वेदांत में इतनी डिटेलिंग में ले जाके आपको बताया गया, तो वो सारी चीज़ें, इतनी बेसिक्स चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। और हम इसलिए थोड़ा सा एडवांस आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा के ले चलते हैं कि ताकि आप एक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हों,
कि आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर लें। अगर आईएएस वगैरह में मेंस में लिखना है तो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाए। आईएएस में अगर फिलॉसफी आपका ऑप्शनल होगा तो फिलॉसफी से रिलेटेड अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे, उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं जाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा, तो आप स्पष्ट तरीके से विषय की समझ रखें, उसकी विवेचना करें, विश्लेषण करें, संप्रेषण करें, इसमें सक्षम हो सकें। इसलिए ना आपको इस सारी चीज़ें इतनी जो है एक ब्रॉडर वे में आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स रख लें और सड़क छाप तरीके से आपको दर्शन शास्त्र पढ़ाएं तो आपका मनोरंजन तो हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा, लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। मनोरंजन बहुत अच्छा होगा। अगर इधर उधर की कहानी सुना के दर्शन शास्त्र पढ़ाएं तो आपको मज़ा आनंद बहुत आएगा, लेकिन ये विषय मज़ा आनंद के लिए नहीं है। इस विषय की का डिमांड, हर एक विषय का अपना डिमांड होता है, इस विषय का तो अपना स्पेसिफिक डिमांड है, तो वो डिमांड पूरा करना ही पड़ेगा आपको। उसके साथ धीरे 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 करके एसोसिएट होना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब आप धीरे 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 इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और हैबिचुअल होंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, अब हम सारी चीज़ों को समझ सकने और उसको विश्लेषित विवेचित करने और लोगों तक प्रस्तुत करने की स्थिति हम धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो रही है। तो ये लक्ष्य आपको रखना ही होगा, हर एक विषय के साथ होगा ऐसा। सोशियोलॉजी लेंगे, रखना ही पड़ेगा। सोशियोलॉजी में कम से कम 50 थिंकर्स हैं जिनको पढ़ना पड़ता है। जाइए सोशियोलॉजी का सिलेबस निकाल के देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस जो लोग लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस निकाल के देख लीजिए, उसमें भी 50 थिंकर्स को पढ़ना है। 50 थिंकर्स ने अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा किसी ने कुछ दी है, किसी ने कुछ दी है, किसी ने कुछ दी है। एक ही लोकतंत्र की परिभाषा 10-20 लोगों ने दी है। सबको आपको माइंड में रखना पड़ता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नेट कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबको आपको दिमाग में रखना होगा। किसी को भी रेफर करके आपसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी है। तो ये हर एक सब्जेक्ट का डिमांड होता है। फिलॉसफी के साथ ये है कि थोड़ी इसमें विश्लेषण, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस थोड़ा सा और ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा और इसमें मेहनत, डेडिकेशन चाहिए होता है। बाकी आप ये सोचें कि कोई विषय सरल है, कोई विषय कठिन है, तो ये आपका अपना जो है आपका अपना एक थिंकिंग है, ठीक है। उस थिंकिंग से आप बाहर निकलिए। अगर वो थिंकिंग आप अपने माइंड में ले के चलते रहोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको इस विषय के साथ एसोसिएट होना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप नहीं जुड़ोगे तब तक जो है काम नहीं बनेगा। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जो लोग भी फ़िलॉसफी के बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें नोट करा रहे हैं, उसको आप लोग सभी लोग नोट कर लें, और जो लोग फ़िलॉसफी बैकग्राउंड के नहीं हैं वो स्पेसिफिक नोट कर लें कि इस विषय को जब हम अप्रोच करेंगे किसी भी स्कूल को तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जैसा हमने बताया कि हम लोग जब किसी दर्शन को पढ़ते हैं इंडियन फ़िलॉसफी में तो 3 पक्षों को देखने की कोशिश करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी देखते हैं, लेकिन वहाँ मुख्य रूप से हमको 1 या 2 पक्ष ही दिखाई देते हैं सामान्य तौर पे, और तीसरा पक्ष जो नीति मीमांसी है या मोक्ष संबंधी विचार है वो सामान्यतः कुछ जगहों पे है और बाकी जगहों पे एज इट इज़ इसकी कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि जब आप किसी भी दर्शन को पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे तो वहाँ 3 पक्ष देखेंगे। आप उसको नोट कर लीजिए। जब जैसे जो लोग मेरे बौद्धिज़्म के क्लासेस को सुन रहे हैं और बौद्धिज़्म किताब से पढ़ रहे हैं, वो जब भी उस दर्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो उसमें 3 पक्ष देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग अद्वैत वेदांत में 3 पक्ष देखने की कोशिश की और तीनों की विवेचना पूरी कर लिए, और आज हम लोग विशिष्टाद्वैत दर्शन पे आने वाले हैं। तो कौन से 3 पक्ष हैं? एक जिसको हम लोग कहते हैं तत्व मीमांसीय विवेचना। नोट कर लें जो लोग बैकग्राउंड के नहीं हैं, और बाकी लोग भी नोट कर सकते हैं कि एक पक्ष हम लोग देखना चाहते हैं भारतीय दार्शनिक स्कूल्स में, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, तत्व मीमांसीय विवेचना।
इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स। अच्छा, ये जो तत्वमीमांसीय विवेचना हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इस तत्वमीमांसीय विवेचना में हम देखने की क्या कोशिश कर रहे होते हैं, इसके कुछ मूलभूत प्रश्न होते हैं इस तत्वमीमांसीय विवेचना के। तो वो आप लोग को ध्यान में रखने हैं। उसको आप जो हम बोल रहे हैं उसको नोट भी कर सकते हैं, आप लोग नोट करके रख लीजिए कि जब भी हम किसी भी दर्शन या स्कूल, भारतीय दर्शन विशेष तौर पे अभी बात की जा रही है, कि जब हम उसको पढ़ने जाएंगे तो उसके मेटाफिजिकल एस्पेक्ट या तत्वमीमांसी विवेचना में हम मूल रूप से जो प्रश्न खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, कि वह स्कूल जो है मूल तत्व के रूप में, यानी परम तत्व के रूप में जिस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा होता है उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है, यानी जिसको भी वह अल्टीमेट रियलिटी एक्सेप्ट कर रहा होता है वह स्कूल, उस अल्टीमेट रियलिटी का मूल स्वरूप कैसा है, उसका ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है, उसका जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वह किस प्रकार का है। उस पर दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक तो पक्ष कहता है कि जो मूल स्वरूप है उसको वह स्पिरिचुअल मानकर चल रहा होता है, कहता है कि जो मूल स्वरूप है वह क्या है, अभौतिक है या स्पिरिचुअल है, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक है। इस रूप को लेकर चलता है कि मूल जो तत्व है, मूल जो स्वरूप है मूल तत्व का, अल्टीमेट रियलिटी का, वो क्या है, स्पिरिचुअल है, यानी नॉन मटेरियल है, अभौतिक है। एक पक्ष मान रहा होता है स्कूल, जिसमें हम लोग चारवाक वगैरह की चर्चा करेंगे, जो कह रहा होता है कि जो मूल तत्व है वो क्या है, भौतिक है। जो मूल तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो क्या है, भौतिक है। ठीक है, फिजिकल है, नॉन स्पिरिचुअल है, भौतिक सेंस में ले रहा होता है। और कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि अल्टीमेट रियलिटी को उसमें किसी भी प्रकार से मतलब अपने विवेचना को वो प्रस्तुत करते हैं अलग अलग तरीके से, और उसमें स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल दोनों को सम्मिलित कर रहे होते हैं, यानी आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों एस्पेक्ट को वह मूल तत्व में स्वीकार कर रहे होते हैं और उसका अपना तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। जैसे हम लोग अभी रामानुजाचार्य पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ये विशिष्टाद्वैत यानी विशिष्ट प्रकार के अद्वैत दर्शन की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर एक यही स्थिति पैदा की जा रही है जहाँ पर ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो मूल तत्व है जिसको वह ईश्वर कहते हैं, उसको वो कहते हैं कि यह चित्त और अचित्त, यानी कॉन्शसनेस यानी स्पिरिचुअलिटी, और नॉन कॉन्शसनेस जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकता, भौतिक तत्व, अचेतन तत्व, इन दोनों से क्या होता है, युक्त होता है, इन दोनों से युक्त होता है। तो इस रूप में ये जो है स्वीकार करके परम तत्व में दोनों का स्थान बना रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का भी और भौतिकता का भी, फिजिकलिटी का भी वो बना रहे होते हैं। तो ये इस तरह से आप अप्रोच करके देखोगे। तो मतलब जब अद्वैत दर्शन आप पढ़ने जाओगे तो आप पहला क्या ढूंढोगे कि ये मूल तत्व परम तत्व के रूप में किसे स्वीकार कर रहे हैं और इसका स्वरूप क्या है। तो जब अद्वैत दर्शन आप पढ़ रहे होगे, जितने लोग भी अपनी पुस्तकों से पढ़ रहे होंगे, तो उनको पता चल रहा होगा कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको आदि गुरु शंकराचार्य परम तत्व को ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उसे वो ब्रह्म कह रहे हैं, परम तत्व के रूप में इसको ब्रह्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो ब्रह्म का स्वरूप है वो क्या है, प्योर स्पिरिचुअलिटी के सेंस में ले रहे हैं, यानी वो क्या है, शुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, प्योर स्पिरिचुअलिटी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप के रूप में ले रहे हैं। तो आपको उत्तर मिल गया इस प्रश्न का कि आदि गुरु शंकराचार्य यानी अद्वैत दर्शन में परम तत्व क्या है, वो क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यानी क्या है, शुद्ध आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला। तो हमने कहा कि जब भी आप मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी सुन रहे हैं सभी लोग नोटिंग कर रहे होंगे तेजी से, कि जब आप तत्व मीमांसीय विवेचना, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को आप टारगेट करोगे तो आप पहले इस प्रश्न को ढूंढने की कोशिश करोगे। चारवाक दर्शन पढ़ोगे तो आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि मूल तत्व परम तत्व। अब देखिए अभी भी एक लोग एंट्री के लिए हमसे कह रहे हैं, बताइए कि 30 मिनट बाद ये एंट्री के लिए आ रहे हैं। अब एंट्री हम दे रहे हैं लेकिन आप खुद समझिए कि इनको क्या समझ में आएगा। ठीक है, अब आप इसका मतलब है कि आप समझ गए कि ये
आप इस प्रश्न को ढूंढ रहे होगे, चारवाक पढ़ोगे तो ढूंढ रहे होगे, आप बौद्धिज्म पढ़ोगे तो बौद्धिज्म में आप अलग अलग स्कूल्स में देख रहे हो कि विज्ञानवादी हैं, विज्ञानवादी। तो विज्ञानवादी परम तत्व के रूप में किसको स्वीकार कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है। इसी तरह शून्यवादी, शून्यवादी परम तत्व किसको स्वीकार कर रहे हैं और उसका स्वरूप क्या है। इसी प्रकार आरंभिक बौद्ध जो अपने संदेश दे रहे थे, जो प्रेषित किए उन्होंने अपने जो अपने शिष्यों को, उन्होंने जो भी अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया, उसमें आरंभिक बौद्ध भगवान बुद्ध जिनको कहते हैं, वो भगवान बुद्ध किस रूप में मूल तत्व को स्वीकार कर रहे थे, उसका स्वरूप क्या है। इसके पश्चात जब हम लोग हीनयान में आएंगे, सौतांत्रिक और वैभाषिक, तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मूल तत्व के रूप में क्या स्वीकार किया जा रहा है और उसका स्वरूप क्या है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो नंबर 1, इसका मतलब है कि हर एक दर्शन में इसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ये इस रूप में क्या स्वीकार किया जा रहा है। कुछ जगहों पे आपको ये दिखाई देगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस संदर्भ में जुड़ेगा, पहला तो ये कि मूल तत्व क्या है और उसका स्वरूप क्या है। क्या वह स्वरूप प्योर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, या भौतिक है, या स्पिरिचुअल भौतिक दोनों का एक जो है जुड़ाव पैदा करने की कोशिश की गई है अलग अलग व्याख्याओं के माध्यम से, उनका एक मिक्सअप प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो परम तत्व या मूल तत्व स्वीकार किया जा रहा है, यानी अल्टीमेट रियलिटी या ओरिजिनल जो मूल तत्व है, ओरिजिनल जो आपका तत्व है, उसको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी संख्या क्या है, उसकी संख्या क्या है, नंबर क्या है उसका। क्या यह जो मूल तत्व है, परम तत्व है, वह केवल एक है। अगर ऐसा वह स्वीकार कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह अद्वैत को मान रहे हैं, नॉन डाउलिज्म को मान रहे हैं। इसी को मान रहे हैं ना, नॉन डाउलिज्म को मान रहे हैं, यानी अद्वैत को मान रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अभी आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन पढ़े और हम लोग ने देखा वैदिक और औपनिषदिक दर्शन में भी अद्वैत की ही स्थापना की गई है, अद्वैत की स्थापना की गई है। क्योंकि हम लोग अनेक प्रकार के संदर्भ प्रस्तुत किए कि पुरुष एवेदम सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम, पुरुष ही था, पुरुष ही है और पुरुष ही रहेगा, पुरुष सूक्त में कहा गया। इसी प्रकार नासदीय सूक्त में कहा गया। फिर ऋग्वेद में क्या कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है, लेकिन विद्वान लोग उसे अलग अलग तरीके से व्याख्यायित कर रहे होते हैं। इसका मतलब है अल्टीमेट रियलिटी परम तत्व को वैदिक, औपनिषदिक दर्शन, अद्वैत मत, शंकराचार्य, इन सभी ने क्या माना है, एक माना है कि उसकी संख्या क्या है, एक है। तो इसी को कहते हैं अद्वैत मत कहते हैं, नॉन डाउलिज्म। नाम से ही स्पष्ट है, अद्वैत, द्वैत नहीं, अ लग गया, द्वैत के आगे अ लग गया, उसको निगेट कर दिया गया, कोई दूसरा नहीं है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। उसके स्वरूप को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो प्योर स्पिरिचुअलिटी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो जो लोग भी नॉन बैकग्राउंड के लोग हैं फिलॉसफी से, या बैकग्राउंड के भी हैं, उनको इसी तरह से अप्रोच करना है किसी भी दर्शन को पढ़ने में। पहले तो आप जानिए कि आप ढूंढ क्या रहे हो किसी दर्शन में, आपको यह तो पता होना चाहिए। तो हो सकता है मेरे से त्रुटि रही कि आरंभिक रूप से हमें ये सब क्लासेस ले लेनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा हो सकता है मैं ओवर विश्वास कर गया लोगों पे कि वो सारी चीज़ों को मेहनत करके कोप अप कर लेंगे और हम हायर लेवल के लेक्चर्स देते हुए निकलेंगे। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेहनत दिख नहीं रही है आप लोगों में, तो अब हमको थोड़ा सा लौट के बेसिक्स पे आना पड़ रहा है। और हम चाह रहे हैं कि ये बेसिक्स आपके पूरे हम कर दें, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, आप लोग को ये सारी चीज़ें अपने मन में स्पष्ट हों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसी तरह जब बौद्धिज्म में जाएंगे तो विज्ञानवादी क्या मानते हैं, एक तत्व को मानते हैं, उनकी संख्या भी क्या है, एक है। वो तत्व क्या है, विज्ञान, विज्ञप्ति मात्रता, उसी को एक तत्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह शून्यवादी भी किसको मानते हैं, शून्यता को, निर्वाण को मान रहे होते हैं। आरंभिक रूप से भगवान बुद्ध भी क्या मान रहे होते हैं, निर्वाण को मान रहे होते हैं। और जबकि हम लोग जाते हैं हीनयानियों में तो यहाँ पे संख्या एक नहीं रह जाती, बल्कि ये बहुतत्ववादी दर्शन हो जाता है। तो यहाँ दो तरह
के अप्रोच मिलते हैं। कुल मिला के हम कहेंगे 3 तरह के अप्रोच मिलते हैं संख्या को लेकर। पहला, ऐसे स्कूल्स आपको मिलेंगे जो कि मूल तत्व परम तत्व को एक मान रहे होंगे। दूसरे ऐसे स्कूल्स मिलेंगे जो मूल तत्व परम तत्व को 2 मान रहे होंगे। और तीसरे आपको ऐसे स्कूल्स मिलेंगे जो मूल तत्व या परम तत्व जिनके रूप में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जब वो 2 से अधिक मानने लगेंगे तो परम तत्व नहीं रहेगा, मूल तत्व हो जाएगा। तो परम तत्व या मूल तत्व को जब 2 से अधिक मानने लगेंगे तो इनको हम लोग कहेंगे बहुतत्ववादी दर्शन। इनको हम लोग बहुतत्ववादी दर्शन कहने लगेंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग किसी भी दर्शन को पढ़ने में जब तात्विक विवेचना को हम लोग देखेंगे, किसी भी दर्शन के स्कूल को भारतीय दर्शन के विशेष संदर्भ में, तो पहला प्रश्न ये होगा कि परम या मूल तत्व के रूप में किसे मान रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक है कि भौतिक है कि आध्यात्मिक भौतिक दोनों है। दूसरा प्रश्न हम उठाएंगे कि उसकी संख्या क्या है, क्या मूल तत्व या परम तत्व की संख्या 1 है कि 2 है कि 2 से अधिक है। अगर 1 होगी तो इसको हम कहेंगे कि अद्वैत दर्शन होगा, अगर 2 होगी तो इसको हम द्वैत दर्शन कहेंगे, अगर 2 से अधिक होगी तो इसको हम बहुतत्ववादी दर्शन कहेंगे। जैसे अद्वैत दर्शन के जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे बौद्धिज्म में विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये सब क्या है, अद्वैत मत को मान रहे हैं, क्योंकि एक ही तत्व को मान रहे हैं। ये विज्ञानवादी विज्ञान को मान रहे हैं और शून्यतावादी जो है शून्यता निर्वाण को मान रहे हैं। इसी तरह आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म को मान रहे हैं, ये भी एक तत्व को मान रहे हैं, ब्रह्म को अल्टीमेट रियलिटी के रूप में मान रहे हैं। तो यह अद्वैत दर्शन है। तो इसको नॉन डाउलिज्म वाले फिलोसफर्स कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं, इनको अद्वैत मत कहते हैं। इसी प्रकार द्वैत में जाएंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, सांख्य दर्शन। सांख्य योग दर्शन जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है द्वैत दर्शन को का, क्योंकि यहाँ पर जो परम तत्व है, मूल तत्व है, इसकी संख्या 2 स्वीकार की गई है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, 2 रूपों में स्वीकार किया गया है। ठीक है। अब जो है परम तत्व यहाँ पुरुष जो है उसका स्वरूप क्या है और प्रकृति का स्वरूप क्या है, किसमें चेतना मानी गई है, किसमें चेतना नहीं मानी गई है। तो इस तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन स्पिरिचुअल सेंस में है और कौन जो है वो मटेरियलिस्टिक सेंस में है, नॉन स्पिरिचुअल सेंस में है, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तत्वों की संख्या 2 मानी गई है, मूल तत्व परम तत्व की संख्या 2 मानी गई है, प्रकृति और पुरुष के रूप में। इसी प्रकार जब बहुतत्ववादी दर्शन आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है जैनिज्म आ जाएगा। जैनिज्म बहुतत्वों में विश्वास करता है, जिसको हम लोग, उनका एक सिद्धांत है जिसको अनेकांतवाद कहते हैं, नाम सुना होगा जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, अनेकांतवाद। तो ये बहुतत्ववादी दर्शन है, हीनयानी दर्शन, चाहे सौतांत्रिक हो चाहे वैभाषिक हो, यह बहुतत्ववादी दर्शन है, क्योंकि यहाँ मूल परम तत्वों की संख्या 2 से अधिक मानी गई है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब विवेचना करोगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आप जब जिस फिलॉसफी को पढ़ने जा रहे हो उसमें आपको पढ़ना क्या है, तब आपको समझ में आएगा। तो अब जितने लोग भी नॉन बैकग्राउंड के लोग हों या जितने लोग भी बैकग्राउंड के लोग हों, वो अब इसी अप्रोच से हर एक दर्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आरंभिक रूप से वो पढ़ेंगे, तात्विक विवेचनाओं को इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ रहे होंगे किसी भी दर्शन को, तो आप इन 2 चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये मूल तत्व में जो है उसके स्वरूप को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, किसको मूल तत्व मान रहे हैं, वो स्पिरिचुअल है कि वो फिजिकल है, कि स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी संख्या 1 है, 2 है या 2 से अधिक है। अगर आप ये खोजने में सक्षम हो पाते हो तो इसका मतलब है कि आप फिलॉसफी पढ़ने के अप्रोच को सीख पा रहे हो। अब आपको फिलॉसफी धीरे धीरे समझ में आने लगी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह के प्रश्नों और किस तरह के संदर्भों की विवेचना किसी भी दर्शन में की जा रही है जिनको आप पढ़ रहे हो। ठीक है। इसीलिए आप जाके राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के सिलेबस को देखोगे तो वहाँ सिलेबस स्कूल वाइज नहीं है, बल्कि इन्हीं टॉपिक्स पे हैं, जैसे तात्विक विवेचना, ज्ञान मीमांसी विवेचना, नीति मीमांसी विवेचना, इसी के अंदर सबको डाल दिया जा रहा है। जितने भी तरह के थ्योरम है सभी को डाल दिया जा रहा है। जो तात्विक थ्योरम है उसमें तात्विक को डाल दिया जा रहा है, जो दूसरे थ्योरम्स हैं उनको दूसरे को डाल दिया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से करके सारी चीज़ों को वो कैटेगराइज कर देते हैं। सिंपल है। तो आप लोग तत्व मीमांसा को इसी अप्रोच से पढ़ोगे।
ज्ञान मीमांसा में जो मूल प्रश्न है आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अद्वैत दर्शन की ज्ञान मीमांसी विवेचना पूर्ण हुई है कि इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं। तो नोट कर लीजिए सभी लोग कि ज्ञान मीमांसी विवेचना जब किसी स्कूल की पढ़ेंगे तो हम पहले यह देखने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान के स्वरूप को किस रूप में डिफाइन किया गया है। ज्ञान के स्वरूप को किस रूप में डिफाइन किया गया है, यानी ज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन क्या है नॉलेज की, और उसके स्वरूप के बारे में क्या विवेचना की गई है उस दर्शन में। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, ज्ञान मीमांसा में जब हम ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान के स्वरूप को देख लेंगे तो दूसरे प्रश्न को हम देखने की कोशिश करेंगे ज्ञान मीमांसा में कि ज्ञान के कितने डिवीज़न किए गए हैं और किस आधार पे किए गए हैं। उस स्कूल में ज्ञान के डिवीजन्स कितने रूपों में हुए हैं और किस आधार पे हुए हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से भारतीय दर्शन में ज्ञान का जो डिवीज़न होता है ज़्यादातर स्कूल्स में वह 2 भागों में होता है। एक जिसको हम लोग प्रमारूप ज्ञान कहते हैं, प्रमारूप ज्ञान, हिंदी में इसको कहेंगे ऑथेंटिक नॉलेज, और जो अप्रमारूप ज्ञान है जिसको हम लोग नॉन ऑथेंटिक नॉलेज कह सकते हैं, जो कि अप्रामाणिक ज्ञान है। इस अप्रमारूप ज्ञान, इन 2 डिवीजन्स में ही ज्ञान को डिवाइड किया जाता है। तो जब ये 2 डिवीजन्स होंगे ज्ञान के, तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सभी लोग नोट कर रहे होंगे आशा है। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रमारूप ज्ञान है उसके क्या लक्षण बताए गए हैं उस स्कूल में। ठीक है, प्रमारूप ज्ञान के क्या लक्षण बताए गए हैं उस स्कूल में। जैसे अगर बौद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो वहाँ कहा गया है अविसंवादी ज्ञानम प्रमारूपम। जो अविसंवादी ज्ञान होता है वह प्रमारूप होता है, यानी अविसंवादी पद का प्रयोग किया गया है किसके लिए, प्रमा के लक्षण के लिए किया गया है। तो अविसंवादी का क्या अभिप्राय होता है, ये अभी खैर क्या चर्चा हम करेंगे, क्लिष्टता फिर आने लगेगी। बौद्धिज्म जब हम रिवीजन करेंगे या आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कराते, तो एक पद बस जान लीजिए कि अविसंवादी पद का प्रयोग किया गया है, जिसका सिंपल सा अभिप्राय ये होता है कि जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार जब आप अप्रोच करते हो और वो चीज़ उसी रूप में मिल जाए तो हम कहेंगे कि ऐसा ज्ञान अविसंवादी ज्ञान है। यानी हमारे व्यवहार में कोई विसंवाद नहीं उपस्थित हुआ, यानी हमारे व्यवहार में कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं कि हम देखे थे जो है सांप और जब लेने उसके पास गए तो वो निकला रज्जू, या देखे थे हम जो है रजत और जब हम उसको उठाने के लिए गए तो वहाँ निकला सुक्ति। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो देखे वहाँ विसंवाद हो गया। तो इसको हम लोग प्रमारूप लक्षण के रूप में, जैसे बौद्धिज्म में एग्जाम्पल के रूप में कहा गया अविसंवादी ज्ञान। और जब हम लोग अद्वैत दर्शन में आए तो प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में क्या कहा गया, ज्ञान का अबाधित होना। यानी प्रमारूप ज्ञान वह है जो अबाधित हो, यानी बाध ना हो उसका। तो उसी सेंस में कहा जा रहा है, जैसे वहाँ अविसंवादी से एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ अबाधित से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोई बोध हुआ, जैसे हमें बोध हुआ कि भाई यहाँ रजत दिखाई दे रहा है, और फिर फर्दर जब हम लेने के लिए अप्रोच किए तो हम देखे सुक्ति थी, तो हमारा ज्ञान जो है बाधित हो गया कि हमें तो रजत दिख रहा था और ये सुक्ति निकला। तो यहाँ कहेंगे कि यह ज्ञान बाधित हो गया, तो अबाधित लक्षण को यहाँ पर प्रयोग किया। तो हम हर स्कूल में ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रमारूप ज्ञान के लक्षण को क्या बताया गया है, क्या डिफाइन किया गया है भारतीय दर्शन में। इसमें अनेकों प्रश्न आपके यूजीसी नेट में आते हैं। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रमारूप ज्ञान स्वीकार किए गए हैं, कितने प्रमारूप ज्ञान स्वीकार किए गए हैं उस स्कूल में। जैसे बौद्धिज्म में हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्रमारूप ज्ञान स्वीकार किया गया है, तो 2 स्वीकार किया गया है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमिति, 2 ही स्वीकार किया गया। जब हम लोग अद्वैत दर्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ हम लोग देखे कि यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमिति, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इतने स्वीकार किए गए, 6 स्वीकार किए गए प्रमारूप ज्ञान। तो यहाँ पर 6 स्वीकार किए गए, वहाँ पर 2 स्वीकार किए गए। तो हम हर स्कूल में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि प्रमारूप ज्ञान की संख्या क्या है, और जब संख्या को हम ढूंढ लेंगे तो उस प्रमारूप ज्ञान को प्राप्त करने का कोई साधन होगा। तो उस साधन को हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन में प्रमाण विवेचन में, जिसको हम कहते हैं प्रमारूप ज्ञान प्राप्ति का साधन, इसको हम लोग प्रमाण विवेचन में देखते हैं। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उस दर्शन में प्रमाण के लक्षण क्या बताए गए हैं। पहले हम लोग देखें प्रमारूप ज्ञान का लक्षण क्या है, प्रमा के प्रकार क्या है,
फिर उन प्रकारों को प्राप्त करने के साधन उतने ही होंगे। जैसे अगर 2 प्रमा है तो 2 उसके प्रमाण भी होंगे। अगर 6 प्रमा रूप ज्ञान माना गया है तो 6 प्रमाण होंगे। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रमाण का लक्षण क्या है उस दर्शन में, और अलग अलग जो ये प्रमाण हैं जिसको प्रमाण विभेद कहते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इनकी स्पेसिफिक विवेचना क्या है उस दर्शन में, इसको देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। हर एक स्कूल में ऐसा करेंगे, ठीक है। तो जब ये 2 चीज हम लोग कर लेंगे, ज्ञान का परिभाषा, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान के प्रकार, फिर प्रमारूप ज्ञान का प्रकार, प्रमारूप ज्ञान का लक्षण, प्रमाण जो है प्रमाण का लक्षण और प्रमाण विभेद, ये सारी विवेचनाएं हम लोग कर लेंगे। तब इसके उपरांत हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान की प्रामाणिकता को किस रूप में डिफाइन किया गया है, यानी प्रामाण्य से संबंधित प्रश्न आने लगेंगे। ज्ञान की प्रामाणिकता को कैसे डिफाइन किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो डिवीज़न स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण, इन सब की विवेचना जैसे बौद्धिज्म में भी की गई और अद्वैत दर्शन में भी की गई, इस पे भी अनेक प्रश्न आते हैं। ये हम लोग प्रामाण्यवाद वाले टॉपिक में करेंगे, ज्ञान की प्रामाणिकता की विवेचना करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में ज्ञान मीमांसा में हम लोग हर एक स्कूल के भ्रम संबंधी विवेचनाओं को देखेंगे। तो एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, जितने लोग नोट कर ले रहे हैं वो नोट कर लीजिए कि ज्ञान मीमांसी विवेचना में भारतीय दर्शन के हर एक दर्शन में ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान का स्वरूप, इसको देखेंगे, ज्ञान के प्रकार देखेंगे, फिर ज्ञान के प्रकार में हम लोग प्रमारूप ज्ञान का लक्षण देखेंगे, प्रमारूप ज्ञान के प्रकार देखेंगे, फिर इस प्रमारूप ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में हम लोग प्रमाण का लक्षण देखेंगे, और अलग अलग प्रमाओं को प्राप्त करने के जो अलग अलग प्रमाण हैं उसमें हम लोग प्रमाण विभेद का विवेचन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग ज्ञान की प्रामाणिकता से संबंधित सिद्धांतों की विवेचना प्रामाण्यवाद में करेंगे, और अंतिम में जो भ्रम संबंधी सिद्धांत होगा उस स्कूल का, हम उसकी विवेचना करेंगे। जैसे अद्वैत दर्शन में जो भ्रम संबंधी विवेचना है उसको हम लोग अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के रूप में जानते हैं, जो उनका अध्यास संबंधी विचार है, ठीक है, जिसकी विवेचना विस्तार पूर्वक की गई। इसी प्रकार बौद्धिज्म में हम लोग देखते हैं विज्ञानवाद जो है जिसको हम लोग आत्मख्यातिवाद कहते हैं और उनको सुन्निता ख्यातिवाद कहते हैं। तो इस 2 रूप में वह विवेचित कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या विवेचना है वो वहाँ पर व्याख्यायित विवेचित की गई होगी। तो इस तरह से हम यह ज्ञान मीमांसीय पक्ष को पूरी तरह से क्या करेंगे, हम विश्लेषित कर लेंगे। तो तत्व मीमांसा में हम क्या देख रहे हैं, ज्ञान मीमांसा में हम क्या देख रहे हैं, आपको स्पष्ट हो गया। अब हर एक दर्शन में आप ये ढूंढने की कोशिश करिएगा, जितने लोग भी बैकग्राउंड के हैं चाहे नए नॉन बैकग्राउंड के हैं, सभी लोग किसी भी स्कूल को पढ़ने के समय इन्हीं प्रश्नों को ढूंढने खोजने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्हीं पे ही सारे प्रश्न आपके केंद्रित होंगे, चाहे वह यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, या फिर आपके जो है इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, सब प्रश्न इन्हीं सब बिंदुओं पे केंद्रित होंगे। और लास्ट में हम लोग किसी भी दर्शन के नीति मीमांसीय या मोक्ष संबंधी पक्ष को पढ़ेंगे। तो मोक्ष संबंधी पक्ष में हम लोग देखेंगे कि उनके मोक्ष की अवधारणा क्या है, उस दर्शन की मोक्ष की अवधारणा क्या है। जैसे बौद्धिज्म में हम लोग इसको निर्वाण के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर इसकी क्या अवधारणा बताई गई है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि पुद्गल नैरात्म और धर्म नैरात्म, कहीं कहीं आंशिक नैरात्म को माना गया है, कहीं पूर्ण नैरात्म को माना गया है। इस रूप में वहाँ पर निर्वाण को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो वो वहाँ पढ़े थे तो वहाँ देखेंगे। अद्वैत दर्शन में आए तो हम लोग देखें कि यहाँ पर मोक्ष को किस रूप में डिफाइन किया गया कि ब्रह्म भाव, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष सबको एक ही कहा गया है, यानी ब्रह्म को जानना, ब्रह्म हो जाना है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानना ब्रह्म हो जाना है। ब्रह्म भाव, ब्रह्म ज्ञान, ये सब मोक्ष है, इसी को मोक्ष के रूप में डिफाइन किया गया। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के जो साधन बताए गए, जो उसकी प्रक्रिया बताई गई है वह क्या है। उसमें अनेक प्रकार के संदर्भ आते हैं। जैसे हम लोग अभी अद्वैत दर्शन पढ़े तो वहाँ हम लोग देखें कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को ही कहा गया, ज्ञान मार्ग से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कर्म और भक्ति मार्ग सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनसे मोक्ष नहीं मिल सकता।
और ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए साधन चतुष्टय की अनिवार्यता बताई गई। तो 4 प्रकार के साधन चतुष्टय: नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्ध भोग विराग, और जो है सम दमादि समाधि संपत्ति और मुमुक्षुत्व, 4 बताए गए और उनकी अपनी विवेचना बताई गई। तो ये हमको जानना है कि किस साधन से बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह जान लेंगे। इसके उपरांत हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, तीसरा संदर्भ, कि वह जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में से किसे स्वीकार कर रहे हैं, कि जीवन मुक्ति को मानते हैं कि विदेह मुक्ति को मानते हैं कि दोनों को मान लेते हैं। ये हम लोग विवेचना करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी 2 स्कूल्स हम लोग देखे हैं, तो बौद्धिज्म भी जीवन मुक्ति को भी मानता है और विदेह मुक्ति को भी मानता है, और अभी अद्वैत दर्शन पढ़े तो यहाँ पे भी जीवन मुक्ति को मानता है और विदेह मुक्ति को भी माना जाता है। तो अभी हम लोग जितने भी स्कूल पढ़े हैं उसमें दोनों मुक्तियों को स्वीकार किया जा रहा है, जीवन मुक्ति को भी और विदेह मुक्ति को भी, दोनों को स्वीकार किया जा रहा है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा दर्शन किस मुक्ति को मान रहा है और उसके पीछे की क्या अवधारणा, कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत कर रहा है। अगर आप इस 3 अप्रोच से, यानी तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय और नीति मीमांसीय, और इनके भीतर जो प्रश्नों को आपको लिखाया गया, जिनको आपको ढूंढना है, खोजना है, अगर इस अप्रोच से आप किसी दर्शन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत सहज और आसान तरीके से भारतीय दर्शन को विश्लेषित, विवेचित और संप्रेषित करने की स्थिति पैदा कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका स्किल्स है, आपकी मेमोरी पावर, आपको अपनी मेमोरी पावर को कैसे इम्प्रूव करना है कि आपको जो संस्कृत की टर्मिनोलॉजी है और ये सारी चीज़ें ये कंठस्थ हो जाएं। जो लोग भी कुशाग्र रहे हैं अपने पढ़ाई लिखाई में, उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, उनको कंठस्थ हो जानी चाहिए बिल्कुल। अगर वो ध्यानपूर्वक डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको ये सारी चीज़ें कंठस्थ से ना हो जाएं, याद ना हो जाएं। बिल्कुल उसको एकदम याद कर लीजिए, एकदम टंग पे ले आइए उसको, कि अगर कोई चीज़ पूछी जाए तो फट से आपके मुंह से एक बार भी निकल जाए, इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे इस लेवल पे, और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ संस्कृत के श्लोक भी होंगे, उसको भी कंठस्थ कर लेंगे और उनके भावों को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक दर्शन को देखने की कोशिश करिएगा। अब जब भी हम पढ़ाएंगे तो कल हम लोग रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में जो कुछ विशेष पद हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत प्रयोग किया गया, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे स्पेसिफिक नॉन डाउलिज्म, यानी अद्वैत तो है लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक नॉन डाउलिज्म। इसी को एक पदावली प्रयोग की जाती है विशिष्टाद्वैत, यानी विशिष्ट प्रकार का अद्वैत, यानी मूल तत्व परम तत्व को तो एक ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक स्वीकार करने के बाद भी यह एक विशिष्ट प्रकार का द्वैत है, क्योंकि द्वैत से विशिष्ट है, द्वैत से विशिष्ट है, इसलिए एक विशिष्ट प्रकार का द्वैत है। स्पेसिफिक नॉन डाउलिज्म को प्रयोग करते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसको हम व्याख्यायित विवेचित आरंभिक रूप से ही कर देंगे, पहले जब लेक्चर्स को शुरू करने से पहले ही। इसी प्रकार चित्त पद का प्रयोग किया गया, चित्त कॉन्शसनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अचित्त पद का प्रयोग किया गया जिसको नॉन कॉन्शसनेस कहते हैं। तो इस तरह की जो अनेक पदावलियाँ प्रयोग की गई हैं, इनकी विवेचना हम आरंभिक रूप से आपको लिखा देंगे, बाइलिंगुअल लिखा देंगे, जहाँ बाइलिंगुअल होगा वहाँ बाइलिंगुअल लिखा देंगे, और इसकी अवधारणा भी स्पष्ट रूप से विवेचित करके आपको लिखा देंगे। और जो लोग साथ साथ लिखना चाहें वो साथ साथ लिखते भी रहें, लिख लेंगे। इसके बाद हम डिटेलिंग में आपको लेक्चर देना शुरू करेंगे, ताकि आप सहज तरीके से इस विषय के साथ जुड़ सकें। मेरा लक्ष्य है आपका गोल, वो जो गोल आपको अचीव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं अपनी तरफ से करता रहूँगा, चाहे जितनी एनर्जी लगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम खुद ही इस रास्ते को चुने हैं। हम मेरा ये अपना मतलब मेरी रुचि का विषय है पढ़ाना और पढ़ना, तो इसको हमने खुद चूज़ किया है, मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है, तो इसको हमने खुद चूज़ किया है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा शौक़ है, आप जितना हमसे मेहनत करवाएंगे हम उतना मेहनत करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपका डेडिकेशन दिखना चाहिए। अगर मैं 8 बजे आ रहा हूँ, आप 8:20 पे, 8:15 पे, 8 साढ़े 8 बजे आएंगे, तो आपके प्रति मेरा क्या भाव रहेगा, हम क्या सोचेंगे आपको, कि आप क्या सोच रहे हो अपने कैरियर के बारे में, आप क्या करोगे, आप कौन सा लक्ष्य हासिल कर लोगे। तो मेरे चाहने से नहीं होगा, जब तक आप लोग मेरे साथ आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी।
जो है, जैसे होता है ना गुरु शिष्य, और अभी भी कुछ लोग एंट्री ले रहे हैं, देखिए 8:55 पे एंट्री मांग रहे हैं। अब 8:55 पे इनको हम एंट्री दे रहे हैं, अब देखिए ये क्या पढ़ पाएंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि गुरु शिष्य का जो संबंध है वो दिए और बाती वाला संबंध है। बाती जो है वो तेल और बाती वाला संबंध है, कि तेल बिना बाती जल के अपनी भस्म हो जाएगी, और जो है तेल बिना बाती के जल भी नहीं पाएगा। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही है कि दोनों की आवश्यकता है। हम जितना भी मेहनत कर लें, अगर आप में डेडिकेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक भी लड़का यहाँ से जेआरएफ नहीं निकाल पाएगा। अगर आप में डेडिकेशन नहीं है तो मेरा कितना भी हाई लेवल का लेक्चर हो जाए, आपको लगे कि सर गुरुजी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्रस्तुत कर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। कोई लड़का सेलेक्ट नहीं होगा जबकि आपका डेडिकेशन नहीं होगा। और जब तक आप डेडिकेटेड हो, लेकिन मैं गहनता के साथ न्याय करके पढ़ा नहीं रहा हूँगा, तब तक आपका भी कोई कल्याण नहीं है। आप कितना भी डेडिकेशन लगा लो, कितना भी वो करते रहो, लेकिन अगर हम सही अप्रोच से आपको चीज़ों को प्रस्तुत गहनता में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, तब भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो दोनों की आवश्यकता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कोई आप हमको कुछ खून वून मत दो, आप हमको डेडिकेशन दो, समर्पण दो। अपने लाइफ में जो है एक डेडिकेशन लक्ष्य पैदा करो, एक जुनून पैदा करो।